नमस्कार। आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो इस दौर के नेता कैसे थे ये भी लिखा जाएगा। ये भी लिखा जाएगा कि जब देश पूरा एक दूसरे बंटवारे की तरफ ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था, जैसे जब धर्म के नाम पर मारकाट हो रही थी, जब एक संप्रदाय समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बाहर किया जा रहा था। हाँ, और जब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, जा भी रहा था तो रास्ते नहीं मालूम थे बेरोजगारी कैसे कम करें, जब अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही थी अपने बनाए अपने लिए हुए फैसलों की वजह से, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, और फिर दुनियावी जो कारण है, दुनियावी वजूहात जो हैं कि मतलब चीन में कोरोना वायरस हो गया, उसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, हम पर तो पड़ना ही था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारे जो महापुरुष हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं या विपक्ष के नेता हैं या ना चुने हुए हैं, हमारे जितने बाबू हैं, हाईली पेड बाबू, नौकरशाह जितने भी हैं, वो क्या कर रहे थे? नौकरशाह को तो छोड़िए, हमारी ब्यूरोक्रेसी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रही है, राह में रोड़े अटकाने वाली रही है। वो काम फैसिलिटेटर नहीं है, वो जनता के लिए नहीं है, वो हाकिम है अभी भी। तो हमारे नेता लोग क्या कर रहे थे, हमारी सरकारें क्या कर रही थी? हमारी सरकारें ये कर रही थी, हमारी जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है वो ये कर रही थी कि यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ से भी एमएलए मिले उनको तोड़ो, खरीदो, और सरकार बनाओ, चाहे अपनी सीटें हों या ना हो। अपनी सीटें जितनी भी हों, सरकार बनाने लायक ना भी हों, तब भी सरकार बनाओ। इस वक्त क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 8 एमएलएज को कांग्रेस के मुताबिक एक तरह से अगवा कर लिया गया है। अगवा कैसे, एमएलए कैसे अगवा हो जाएगा? जो जीत कर आया है चुनाव, वो कोई दूध का धुला भोला सा बबुआ तो होता नहीं जिसको अगवा कर लिया जाए। यकीनन सूट केसेस का आदान प्रदान होता है। तो दिल्ली के नज़दीक मानेसर नाम की जगह जो हरियाणा में पड़ती है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ के आईटीसी होटल में 8 एमएलएस को रखा गया, जिनमें से एक ने फ़ोन कर दिया कांग्रेस के मुताबिक। तो वहाँ के नेता, कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश वाले वहाँ पहुँचे हरियाणा में, 4 को निकाल कर ले गए, 4 अभी बाकी हैं, जाने कहाँ हैं, कुछ कह रहे बेंगलोर में हैं। यानी किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरानी है। हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ है, इस तरफ नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में अभी इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हुई है, परिवार बर्बाद हुए हैं, वहाँ पर जाया जाए। राहुल गांधी आज गए थे 10 दिन बाद अपने कुछ लोगों को साथ लेकर, लेकिन अमित शाह अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, प्रधान सेवक वहाँ नहीं गए हैं। जबकि प्रधान सेवक हों या अमित शाह, उनका फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों पर असर पड़ा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हमले हुए हैं, जवाबी कार्रवाई भी हुई है, तो वहाँ जाकर देखे तो सही कि ये जितने भी इलाके हैं, मुस्तफ़ाबाद और ये खजूरी खास और शिवपुरी और ये बाकी के जो मौजपुर, यहाँ जाकर देखे तो सही लोगों का क्या हाल है। लेकिन नहीं, उनके पास टाइम नहीं। उनके पास टाइम है तो इस बात का है कि यहाँ से एमएलए तोड़े जाएं। कांग्रेस भी एग्जैक्टली वही चीज़ करी है गुजरात में। कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस के एक एमएलए ऑफर दिया है जो वहाँ का डिप्टी सीएम है गुजरात का, उसको कि तुम 20 एमएलए तोड़ कर ले आओ बीजेपी के और अपने, या कहीं से भी, हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं आपको बता दूं, एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, पहले मध्य प्रदेश का बताता हूँ फिर आपको गुजरात का बताता हूँ। जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी वो कल रात को वहाँ पहुँच गए थे उस होटल में। उनका कहना था कि हमारे एक एमएलए बिसाहू लाल सिंह ने हमें टेलीफोन किया और सूचना दी कि उनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। वो बबुआ हैं, वो अगवा नहीं हुए हैं, ठीक है ना। वो गुरुग्राम में ज़बरदस्ती रखा जा रहा है और उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो बाहर जा सकें। तो ये कांग्रेस की स्टेटमेंट है। हमारे 2 मंत्री वो होटल में गए, वहाँ उनको घुसने नहीं दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। ये तरुण भनोट का कहना है, जो मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब कांग्रेस की स्ट्रेंथ है 114 एमएलए, बीजेपी की 107 एमएलए है। 7 एमएलए, 8 एमएलए और चाहिए, और 8 ही ये जिनसे खरीदो फरोख्त या अगवा किए गए हैं कथित तौर पर, उनकी तादाद है। बाकी जो 9 सीटें बचती हैं, 2 बीएसपी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है, 4 इंडिपेंडेंट हैं।
शिवराज सिंह चौहान है जो मुख्यमंत्री थे, उनका ये कहना है कि बीजेपी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, यानी वो दूध के धुले हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है कि तोड़ फोड़ करके वो सरकारें नहीं बनाते हैं। ठीक है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। उधर गुजरात में जैसे मैंने बताया, एक एमएलए ने ऑफर किया है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, चीफ मिनिस्टर का ओहदा ऑफर किया है, जो इस वक्त डिप्टी सीएम है नितिन पटेल। और उस नितिन पटेल को ये कहा गया है कि अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाएं और 20 एमएलए ले आएँ तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इस वक्त ये इस तरह का एक ऐसा मतलब सरेआम बेशर्मी से किया जा रहा है मामला खरीदो फरोख्त का, जिसके लिए जनता ने वोट नहीं दिया था, जबकि हालात देश के दूसरे हैं जो मैंने जिक्र किया। हमारी प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए। इसी बीच प्रधान सेवक भी कम नहीं है, उन्होंने एक ट्वीट लिख के छोड़ दिया कि रविवार से, आने वाले रविवार से मैं अपनी सारी सोशल मीडिया गतिविधियां जो हैं मैं वो डीएक्टिवेट कर दूंगा। उस पर जैसे बहुत ज़्यादा विलाप होने लगा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, जैसे राम अयोध्या छोड़कर वनवास की तरफ जा रहे हैं और अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। टेलीविज़न चैनल्स की जो एंकर हैं, एंकरनियाँ हैं, हम जानते हैं कौन है, आप भी जानते हो कौन है, इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर प्रधान सेवक ने स्पष्ट किया कि ये तो एक शगुफा था, कह सकते हैं कि जुमला था। उन्होंने ये कहा कि मैं हफ्ते में एक दिन अपने सोशल मीडिया उन औरतों के नाम करूँगा जो हमें प्रेरणा देती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन अब भी तक महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण जो है रिजर्वेशन महिलाओं को लेजिस्लेचर्स में अब भी तक वो बिल कितने साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है अगर आपने महिलाओं को इतनी इज्जत देनी ही है, बख्शनी ही है, तो आप उस बिल को पास क्यों नहीं करवाते, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करें। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये मस्खरापन छोड़िए और देश की जो असली समस्याएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है, क्विट वेस्टिंग इंडियाज टाइम प्लेइंग द क्लाउन। भारत का वक्त खराब करना बंद करिए, मस्खरी बंद करिए, ये मस्खरा होना बंद करिए, मस्खरापन बंद करिए। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो आप बात कर रहे हैं, जब भारत के सामने बहुत बड़ी इमरजेंसी है कोरोना वायरस की, एक उस पर ध्यान दीजिए। और हमने तो सिर्फ कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया, हमने तो और भी बताया है, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, उस तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि मैं एक दिन उन महिलाओं के नाम करता हूँ जो हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसा मत करिए, कर भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम 33% आरक्षण जो है रिजर्वेशन बिल फॉर विमेन, वो तो ले आइए। अब तो आपकी सरकार है, आपको कौन रोकता है। लेकिन नहीं, आता ही यही है। यहाँ पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर काम चल रहे हो, वॉर स्केल पर काम चल रहा हो कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, यहाँ पर आप रस्म अदायगी के तौर पर अब डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे कितनी लैब है, हमने क्या किया है। 28 पेशेंट हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारे नेता इन बातों में उलझे हुए हैं। हमें इंतज़ार है कि प्रधान सेवक और गृह मंत्री, जैसे हमने पहले भी कहा है, जहाँ जहाँ ये हिंसा हुई है, खासकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ, वहाँ जाएं, वहाँ जाकर बात करें। और आरएसएस जिसको बहुत ही फ़ख्र है इस बात का कि ऐसे संकट के समय में, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, वो ट्रैफिक भी मैनेज करते रहे हैं। जब बाढ़ आई दिल्ली में, वो रिलीफ का सामान भी देते रहे हैं। जब उड़ीसा में महा तूफान आया था, तब भी वो करते रहे हैं। वो कहाँ हैं? वो मौजपुर, मुस्तफ़ाबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, इन इलाकों में क्यों नहीं दिख रहे हैं राहत सामग्री लेकर? बहुत बड़ा सवाल है ये रस्म अदायगी है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। व्हेन हिस्ट्री इज रिटन अ फ्यू डेकेड्स लेटर, दीज पीपल विल बी कंसिडर्ड एज पिग्मीज, बौने, छोटे होते हैं ना लोग जो, ये सारे नेताओं को ऐसे ही देखा जाएगा, नौकरशाहों को भी ऐसे ही देखा जाएगा, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, ऑपोजिशन के नेता हों, जिनको तब याद नहीं आई थी, 10-10 दिन बाद जा रहे हैं। आने वाले सालों में हमें देखिए एक ही दिक्कत है। मैं 66 साल का हूँ, हमारे साथ के और लोग भी हैं। हमारी उम्रें, मैं ये तो नहीं कहूँगा बीत गई हैं, हमारे पास अभी वक्त है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा हिस्सा ज़िंदगी का निकल चुका है। जो हमारे बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं या आपके लोगों के घरों में बच्चे हैं 6-6 साल के, 8-8 साल के, उनके लिए हम किस तरह का भारत छोड़कर जाएंगे, ज़रा इस पर भी गौर कीजिएगा। वो इसी माहौल में बड़े होंगे, वही इतिहास पढ़ेंगे,
कि मौजूदा दौर के नेता कितने छोटे निकले, कितने बौने निकले। जब देश पर संकट के बादल छाए थे, वो एमएलएस की खरीदो फरोख्त कर रहे थे, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो। एक छोटी सी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है इसमें एक आध कोई गलती हो तो हो, वरना बिल्कुल लिस्ट ठीक है। आप भी इसको क्रॉस चेक कीजिए कि 13 राज्यों में जहाँ भाजपा की क्या हालत है गौर कीजिए, ठीक है। और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं असेंबली की, बीजेपी के पास 0, एक भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, बीजेपी के पास 0, एक भी सीट नहीं है। सिक्किम में 32 सीटें हैं, वहाँ पर भी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, 0 है। पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, बीजेपी की 0 सीट, एक भी नहीं है। केरल में 140 सीटें हैं, बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट है। पंजाब में 117 सीटें हैं, बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट है। मिजोरम में 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास एक सीट है। मेघालय में 60 सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 सीटें हैं सिर्फ। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं असेंबली की, बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। दिल्ली में 70 सीटें हैं कुल, जहां बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। उड़ीसा में 147 सीटें हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 10 सीटें हैं। नागालैंड में 60 सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास 12 सीटें हैं। और जोड़ तोड़ की सरकार फिर भी बना ली। सिक्किम में 32 की 32 सीटों में से एक भी नहीं है सीट, फिर भी सरकार बीजेपी। मेघालय में 60 में से सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है। मिजोरम में 40 में से 1 सीट है, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है। नागालैंड में 60 में से 12 सीटें हैं, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है। गोवा में 40 में से सिर्फ 13 सीटें हैं, जोड़ तोड़ करके बीजेपी की सरकार है। बिहार में 243 में से सिर्फ 53 सीटें हैं, वहाँ गठजोड़ की सरकार है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ नारा ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जबकि ये मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र का वादा नहीं था, ये बात की बात थी कांग्रेस मुक्त भारत, यहाँ बीजेपी मुक्त होता दिख रहा है। तो ये कहना कि एक छत्र राज्य है बीजेपी का पूरे भारत में, ये गलत होगा। इसलिए खरीदो फरोख्त जारी है। हम बेशक इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का हमारी सुप्रीम कोर्ट में कहना कि हमें शामिल किया जाए, हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में की मदद करना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ये पूरी दुनिया का दखल अंदाजी नहीं कह रहा हूँ, दखल कह रहा हूँ, इंटरफेरेंस नहीं कह रहा हूँ, इंटरवेंशन कह रहा हूँ। हमारे उन मामलों में आ रहा है जिसे हम अंदरूनी कहकर टालना चाहते हैं। जैसे विदेश मंत्री का एक प्रवक्ता है, क्या नाम है उसका, रवीश कुमार, ये विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है। इसने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड कंसर्न्स द सॉवरेन राइट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज। ये भारत का अंदरूनी मामला है, जो भारत की जो खुद मुख्तारी है, ऑटोनॉमी है, सार्वभौमिकता है, ये उसका काम है कानून बनाना। किसी भी फॉरेन पार्टी का कोई हक नहीं बनता, कोई हैसियत भी नहीं बनती कि इन मामलों में दखल दे। तो फिर आप क्यों बार बार बाहर से लोगों को बुलाते हैं, कश्मीर ले जाते हैं? बांग्लादेश के डेलीगेशन ने अपना विजिट कैंसिल कर दिया है। अगर ये सिर्फ अंदरूनी मामला है तो नहीं है, अंदरूनी नहीं है। दूसरी बात और चिंता की बात है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है, उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी के डेविड लिंडन ने कहा है कि मोदी और ट्रंप आपस में तो व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, लेकिन हम भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, उसके जवाब में जो जवाब आया वहाँ पर कि भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, दंगों के रूप में हो रहे हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादती के रूप में हो रहे हैं, हम कोई भी पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद का कोई भी समझौता, व्यापारिक समझौता भारत से नहीं करेंगे अगर यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता रहा तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी कोई अंदरूनी मामला नहीं है। इस पर भी जनता की निगाहें हैं, बाहर के लोगों की निगाहें हैं। ये एक साहब हैं निगेल एडम्स, जूनियर मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ये फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रब के बिहाफ पे खड़े होकर, उनके नाम पर उनका जो टर्की में इस वक्त, कि जहाँ तक व्यापार की बात है वो तो बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी और हमारी खुशहाली के लिए भी, लेकिन हम देयर इज़ नो वे वी कॉम्प्रोमाइज़ द यूके कमिटमेंट टू होल्डिंग ह्यूमन राइट्स एट द कोर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी।
हमारी विदेश नीति का जो मूल है वो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है। उसकी कीमत पर हम कोई भी ट्रेड डील नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इवेंट्स इन दिल्ली वर वेरी कंसर्निंग, बहुत चिंता हो रही है जो दिल्ली में हुआ है। एंड यूके वॉज मॉनिटरिंग द वायलेंस एंड डेवलपमेंट अराउंड CAA क्लोजली। और जो यूनाइटेड किंगडम है, हम बहुत गंभीरता से, बहुत नज़दीकी से पैनी निगाह रखे हुए हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। बेशक उधर आज ये भी हो गया है कि खबर आई है कि आसाम में 20 मार्च से नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में जो लोग जिनका नाम नहीं आया, उन 19 लाख के करीब लोगों को 20 मार्च से स्लिप्स इशू कर दी जाएंगी कि आप नागरिक नहीं हैं। इन 19 लाख में से करीब 19 से 20 लाख में से करीब 13 या 14 लाख हिंदू हैं जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता मिल जाएगी। बाकी के 4 या 5 लाख जो मुसलमान हैं उनका क्या होगा? फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं जहां वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास काम नहीं था। अब हरकत शुरू होगी। ये दूसरे महाभारत की शुरुआत है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।